पत्नी के जूते साफ करने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? हेलो अवनी, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमेशा बड़ी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अभी ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तो अभी ये पैसे मांग रहे हैं 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए? तुम बताओ, कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 lakhs इतने शॉर्ट नोटिस पर? 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई है। But I'm really sorry, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किया, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अवनी, आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकरों की तरह कभी सांस की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सर पर था। लेकिन अम्मी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया तुमने। क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ना पैसे आए और ना तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। ऊपर से बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ गार्ड्स की नजर उन पर पड़ गई, वरना ये तो रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुके थे। देखिए मिस्टर, 2 बज रहे हैं। अगर 5 बजे तक तुमने इस एंटीक स्टैचू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुला के इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और इन बॉडीगार्ड से तुम दोनों की खातिरदारी कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी सर, समझ में आई। बस 2 मिनट दीजिए, हम फिगर आउट करते हैं। पापा जी, ये हमें यहाँ पेमेंट किए बिना जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज तुम कुछ करो ना। तुम मेरे बदले जेल चले जाओ। वैसे भी मेरे परिवार ने 3 साल तक तुम्हें रहने के लिए छत दी है, इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए। डैडी जी, मैं जेल तो चला जाता, पर ये लोग काफी स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा नहीं वो मैनेजर कैसे धमकी देके चला गया? तो फिर पैसे दे दो ना इन्हें। 30 लाख देने, मेरी जेब में 30 फूटी कौड़ियां नहीं है। मैं नहीं कमाता, मुझे खर्चे के लिए भी अवनी पैसे देती है। मेरे पास नहीं है, ना नौकरी है ना पैसे हैं, कैसे चुकाऊंगे? तो तुम अवनी को फोन करो, मैंने उसे फोन किया था, उसने फोन काट दिया बिना सुने। यूजलेस दामाद हो तुम एकदम। अपनी बात मेरी बेटी के सामने रख भी नहीं सकते। तुम उसे कॉल करो, मैं बात करता हूं। गौतम, आर यू मैड? मैंने कहा ना, मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो। बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे एक स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं। नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। पर डैड, आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल क्यों? बेटा, वो दरअसल मुझसे ही टूट गया था। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर्स ले रहा था, मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे गिरा और टूट गया। डैड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, और आप भी मेरी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन बेटा, ठीक है, अब बताइए आप कहाँ पर है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा, एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके, वेट देयर, मैं अभी आ रही हूँ। अवनी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थी।
3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी के कुछ वक्त बाद ही हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अपने के लिए क्यों चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मैंशन से अलग कर दिया था। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई। अब ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? अब दोनों इतनी महंगी दुकान में कर क्या रहे थे? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो डैडी जी को यहाँ पे ये सब देखने का मन किया, इसलिए हम अंदर आ गए। और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इनका स्टैचू देखने का इतना मन था ना तो तुम संभाल लेते ना। लेकिन मम्मी जी मैं इसमें क्या कर सकता था? मैंने तो डैडी जी को बोला पर उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कब से इतने आज्ञाकारी बन गए? मॉम, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये 30 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। एक तो ससुर जी हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं छोड़ गए और ये पनौती हमारे नसीब में बांध गए। मॉम, क्या मॉम? तो इस स्टैचू के लिए मैं अपना घर और अपनी कार बेच दूं और सड़क पे आ जाऊं? और वैसे भी इसे बेचने से भी इतने पैसे नहीं आने। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। डैड, मैं दादी सर से मदद मांग कर देखूं। उनके जितने भी पैसे होंगे ना मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। पर अवनी, दादी सर तुम्हारी मदद नहीं करेगी और तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है। पर मॉम, एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गीता देवी को कॉल लगा दिया, पर उसे यही डर सता रहा था कि गीता देवी उसका फोन उठाएगी कि नहीं। हाँ दादी सा, मैं अरे तुम्हारा नंबर मेरे पास है, बोलो क्या काम है? गीता देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर के सबसे बड़ी कंपनी चैरियट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है या मुझे अपनी दादी मानती हो तो अभी के अभी तुम गौतम को तलाक दे दो और चैरियट ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर के साथ शादी कर दो। दादी साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? इस बार तो गौतम की इसमें कोई गलती भी नहीं थी। देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। दादी साहब, मेरे पापा आपके बेटे हैं, वो अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और आज अनिल जिस प्रॉब्लम में है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो और इसीलिए अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दादी साहब, मेरी बात। अवनी को अब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अवनी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी, तुम मेरी बात सुनो। तुम आज के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट तो फिर दादी सा हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और 30 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम ऑन अवनी,
गीता देवी को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर चैरिट ग्रुप का वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती थी। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसे के आगे किसी पुलिस वाले की भी नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अब तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही गुस्से में आ गया, लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुंशी जी। मां खड़ी होको। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं आप? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजौड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजौड़ के राजकुमार थे। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था। और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिका के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिका गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज ही वो मंडप उसी तरह से सजा हुआ था। मैं तो चौंका हूँ, मस्तारी बहुत याद आवे है। हुक्म, जब से आप गए हो महल सुना हो गया है। और मुंशी जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी, सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर है। गौतम पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजौर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, तो मुझे 30 लाख की सख्त जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होके किसी के घर का काम कर रहे हो, छोटा गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। समर भगवान। मुंशी जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या शर्त है? आपको दीपशिका से शादी करनी होगी। मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम, आपकी शादी को शादी नहीं मानते। आपका समर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिका बिटिया से शादी करनी होगी। मना करता उससे पहले ही सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है मुंशी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। मैं खुद ही अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुक्म जिससे चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल आपका इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर
खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस 30 लाख के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे चैरियट ग्रुप चाहिए। चैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुक्म आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त चैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। क्या आप चैरियट ग्रुप के बाहर हैं? हाँ हुक्म, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं चैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है मुंशी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। गौतम मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने को बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। अरे भैया रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। चलिए आगे लीजिए, जल्दी लीजिए। गौतम को देखते ही मुंशी जी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। भैया रोको 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 रोको। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि चैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपके फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देरी है। गुड, आपको मेरा एक और काम करना होगा। इस कंपनी का चेयरमैन है शेखर आनंद, और उसका एक बेटा है बिगड़ा हुआ कबीर आनंद। मैंने सुना है शेखर आनंद के इशारे के बिना इस कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल सही। नाइस। तो मुझे लगता है शेखर आनंद ने काफी काम कर लिया है, अब उसे आराम की जरूरत है। इस कंपनी से सीधा उसे जेल भेजने का इंतजाम किया जाए। अब इस सारी कंपनी की पावर आप ही के हाथों में है। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप चाहो तो खुद भी चेयरमैन की पोस्ट संभाल सकते हो। नहीं मुंशी जी, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। एक बात बताइए, इस कंपनी का वाइस चेयरमैन कौन है? अभिनव गुप्ता। तो फिर अभिनव गुप्ता को कॉल करके बता दीजिए कि इस कंपनी का नया चेयरमैन वही है। मुंशी कमल स्वरूप को देखकर कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ अवनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें केबिन के बाहर रोक दिया। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? यह औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के मुंशी जी, मुझे लेट हो रहा है, गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। हेलो। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपने काम छोड़कर तुरंत अपने केबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मिस कामिनी, ये तरीका है आपका गेट से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसने शेखर आनंद को फोन पर ये सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कराने लगे और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल।
मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुसा है? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले नहीं बताया। आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां चल के बात करते हैं। हाँ? मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है, आइए। वहीं केबिन के अंदर आते ही गौतम ने अपने घड़ी में टाइम देखा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। और शेखर आनंद और कबीर आनंद का सारे कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनके जेल जाने का वक्त आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं मेरे लॉकर में। मुझे पता था इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था सर। आज मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा सर। नाइस। मुंशी जी, मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। आखिर कैसे सुलझाएगा गौतम ये सारी गुत्थी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? हुकुम। अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने कैबिन में क्यों बुलाया था। उसके कैबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की को उस पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था। कम इन। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के कैबिन की तरफ चला गया। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है। हुकुम ये मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, हुकुम की असली पहचान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चौकी बात ना होगी। जी मुंशी जी। अब नहीं, कम। कैसे आना हो? अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे भी बता रही हो? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। अभी नहीं कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें एक ड्रिंक तो लेना पड़ेगा। नहीं कबीर, मुझे बस पैसे लेकर जल्द से जल्द शॉप पर पहुंचना है। ओ हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना। मैं भी तुम्हें चेक देता हूँ। वेट। और तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक्स कबीर, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सके ना वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। अवनी,
तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट मी। कम ऑन अम्मी, जस्ट वन ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ, इतना क्या सोचना। कभी ड्रिंक करने के बाद वो तुम पक्का मुझे चेक दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। अवनी के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्लास अपने होठों के आगे बढ़ने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। अवनी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है ओ हेलो, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है तुम इससे बात कर रहा है? मेरी तो कबीर, ये मेरे हस्बैंड है। तो यही है वो घर जमाई। अवनी, इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। You know, 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम, प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगो? हमने इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं। कुत्ता? कबीर, 2 टके घर जमाई, अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज के आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूं। अभी कभी चेहरे आई है, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ, आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो पाओगी। गौतम, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये You're finished, man. ये थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि उसे ये बात समझ में आती, तो हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी और घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मिस्टर कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। डैडी, ये क्या बकवास कर रहा है? शेखर आनंद के मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी को ये ड्रिंक पिलाने की कोशिश की और इसमें कुछ ड्रग्स भी डाले। प्लीज चेक कर लीजिए। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अपना रुमाल निकालकर ड्रिंक चेक करने लगा। उसने थोड़ी ड्रिंक अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इस ड्रिंक के अंदर ट्रायाजोलम नाम का एक ड्रग है जो बेहद ही खतरनाक है। हवलदार, एविडेंस के साथ ले चलो दोनों बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे अभी कभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। गौतम के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है।
गौतम ने अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? गौतम अगर सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश रहा। गौतम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। उसकी कंपनी में बहुत सारा फायदा हो गया था तो उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं, उसे पैसों की जल्दी नहीं है। अवनी, 40 मिनट बचे हैं, हमें शोरूम चलना होगा। तुम लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का ही इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए भी कह दिया। 10 मिनट रह गए हैं और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार है। अवनी बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। मॉम, अरे तुम जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो... तू चुप ही रहे, तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंध गया है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई। मॉम, ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ। गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या गौतम पैसों का सच बता पाएगा? क्या कबीर गौतम से बदला लेगा? करो अपने दोस्त को फोन। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ, मॉम, जैसा आप कबीर के बारे में सोच रही है ना, वो वैसा नहीं है। कबीर ने पैसों के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अगर गौतम बस सही वक्त पर नहीं आते ना, तो वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। बेटा, बेटा ठीक तो है। गीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? No, Dad. I'm fine now. तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया, पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। मॉम, ये सब बातें हम घर चलकर करते हैं ना, मैनेजर हमें ही देख रहा है। शाम हो चुकी थी।
और गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मॉम, यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी मैम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? जी मैम। गौतम ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अग्नि के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह रंजौर परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। और सुनो, अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना तो चाय कप में नहीं तुझ पर होगी, समझे? थैंक यू अवनी फॉर मनी यू गिव। लेकिन ये पैसों का क्या करना है? ये गौतम जहां से भी लाया है वापस तो देने ही होंगे ना। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम से लिए पैसे वापस लौटाने थे। उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, अभी के लिए हमारी जितनी भी सेविंग्स है हम वो दे देते हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे गौतम को लौटा दूंगी। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछो कि इसका अमीर दोस्त बाद में हमसे बाकी के पैसे ले लेगा कि नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख है। कहीं वो मना कर दे तो? नहीं मॉम, उसे पैसों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम बाद में ही दे देंगे। लेकिन मॉम, अभी के लिए हम 5 लाख तो दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे नकारे पति की तरह किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा गौतम, जब तुम पैसे रिटर्न करोगे ना अपने फ्रेंड को, तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए। लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा था। उस गौतम ने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। इतनी रात को तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? मैं वो क्रेडिट कार्ड वालों का बहुत फोन आने लग गया आजकल। किसी भी टाइम पे फोन करते, बहुत परेशान कर रखा है। मैं परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। अगले दिन सुबह गौतम अपने घर का काम खत्म करके चैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था।
गुड मॉर्निंग सर। मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है सर। आप कब तक पहुंच रहे हैं सर? मिस्टर गुप्ता, आपने किससे पूछकर ये मीटिंग रखी है? मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के भी सामने आए। प्लीज कैंसिल द मीटिंग। आई एम सॉरी सर, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, मैं आपको आपकी कैबिन में मिलता हूँ। अरे जीजा सा, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी कई वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। एक मिनट, आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था, और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल कपड़ों के पीछे चैरियट का मालिक खड़ा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो? आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। जीजा साहब, अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। इसे संभाल के रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरियट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए, और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते, हम उनके साथ काम नहीं करते।
क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं, हालात देखकर दिया जाता है। क्या सिद्धार्थ गौतम को चेयरमैन के साथ बात करते देख लेगा? क्या अवनी गौतम के लाए हुए पैसों का सच जान पाएगी? गौतम की बात सुनते ही अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। हेलो हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं अभिनव गुप्ता, चैरिट ग्रुप का न्यू चेयरमैन बोल रहा हूँ। यस मिस्टर गुप्ता। आपके लिए एक बुरी खबर है। आज से चैरिट ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। हमारे और आपके बीच जितनी भी डील साइन हुई थी, मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूं। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, चैरिट ग्रुप झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ कभी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उन्हें पता लग गया था कि चैरियट का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया है। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर बात करना चाहता था। और कितनी देर वेट करना होगा? अरे बुलाइए चेयरमैन सर को। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो जानते ही होंगे मेरे बारे में। यस सर। ओके सर, ओके। अभिनव से बात करने के बाद देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। हेलो सिक्योरिटी, जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन के बाहर आओ। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए एक गार्ड खड़े हो गए। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये इस तरह क्यों खड़ा है? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, बट आपकी कंपनी के साथ चैरियट ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ काम करने के लिए मना किए। ये क्या बकवास है? मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। सीरियसली, यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आज चैरियट उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। वो अचानक से ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? कहाँ है सर? मुझे उनसे। सिक्योरिटी, जल्दी बाहर निकालो इन दोनों को। गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बैठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। छोड़ो! ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। अब प्लीज प्लीज प्लीज, अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने वहां चैरिट में जाके क्या रायता फैलाया जो उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम वहां शादी का कार्ड देने गए थे या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यार शनाया के साथ कार्ड ही देने आया था और ऊपर से हम चेयरमैन से मिले भी नहीं। बट शट अप! तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। चलिए सर, बाहर चलिए। कार में बैठे ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का किया धरा। क्या क्या कर सकता है? कि औकात चैरियट पे काम करने की भी। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। इसके पीछे जो भी गड़बड़ है, ये मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन करके अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया
हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मैंशन से अलग हुआ था तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उससे सोफे पर बैठे देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। मासा चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। इतनी पतली चाय? लगता है सारी दूध की मलाई तुम चट कर जाती हो। अब चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंको इसको। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग शादी में आओ, पर पार्टी में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं तमाशा ना खड़ा कर दे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा समाज में इतना नाम जो रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूर कर अवनी और गौतम को देखने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, और खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट लेके आना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट में दे रहा है। अब इतनी महंगी कार तो देने की तुम्हारी औकात नहीं है, पर फिर भी 5 लाख का नेकलेस लेके ही आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। नहीं दादी साहब, 5 लाख बहुत ज्यादा है, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं ला पाएंगे। हाँ मासा, देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग्स भी नहीं है और इतना महंगा गिफ्ट। तुम किडनी बेचो या घर, मैं कुछ नहीं जानती, पर गिफ्ट 5 लाख का तो होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म करके गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। 5 लाख तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी के लिए इतनी तैयारी, और अवनी की शादी के टाइम इन सबको क्या हो गया था? हाँ, अवनी, तेरी शादी में जितने भी लिफाफे आए थे ना, मैंने सबको खोल के देखा था। किसी ने भी 500 रुपए से ऊपर नहीं रखे थे। सब लोग फोकट में आके खा के चले गए। और शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 33 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने ये क्या लीला चल रही। हाँ, लेकिन गीता, अब मासा ने कहा है तो देना तो पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा कि तकिए के नीचे रख के आए हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी हमारे ऊपर 27 लाख का कर्जा है। कहां से लाएंगे इतना महंगा गिफ्ट? तुमने देखा नहीं मासा कितने गुस्से में गई है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ये घर गिरवी रख देते हैं। अरे, उसमें नेकलेस भी आ जाएगा और बचे हुए पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए हम अपना घर नहीं गिरवी रख सकते। हाँ, तो दादी साहब की झूठी शान के लिए। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पर? ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। अवनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कोई सस्ता सा हार ले लेते हैं। ओके मॉम, वैसे भी मार्केट में कुछ डेलिकेट और क्लासी डिजाइन होंगे। गौतम, कार निकालो, चलते हैं। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी।
ये जोधपुर की बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी। अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। अरे भाया जल्दी कर, ग्राहक आने का टाइम हो रहा है। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। अरे खम्मा गणी, आओ आओ, बताइए क्या दिखाऊं? जी हमें नेकलेस और कुछ इयररिंग्स देखने हैं। हाँ ये लियो। देखो जी, एकदम चोखो डिजाइन। पसंद नहीं आयु? एक मिनट जी। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस अवनी के बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ भी पसंद नहीं किया था। ये देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी के इशारे में बात करता देख उसे लगा कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। उसने अगले ही पल बाहर खड़े गार्ड्स को इशारा कर दिया और गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। साथ ही अवनी, गौतम और गीता पर नजर रखने लगे, जिसे देख अवनी और गीता घबरा गए। अजी अब मैं थारे सामने इतना महंगा महंगा डिजाइन को ढेर लगा दियो। अब इनमें से भी आपको कोई पसंद कोई ना आ रही हो तो मैंने बता दो। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पसंद आ रहा है। लेकिन के भाई जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हो। दुकान वाले बहुत सारे ग्राहक आवे हैं, लेकिन मैं कदे काउंटर से उठकर किसी को गहना ना दिखाऊं। हमारे दुकान का सेल्समैन ही दिखावे है। थैंक यू, हम इन्हीं में से पसंद कर लेंगे। ये बात कहते हुए अवनी टेबल पर रखा नेकलेस ध्यान से देखने लगी। उस नेकलेस की चमक से ये साफ पता चल रहा था कि वो बहुत महंगा नेकलेस था, जिसके ऊपर हरे स्टोन्स का काम किया था और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन पूरे नेकलेस पर बनाए हुए थे। लेकिन अवनी की सुई कहीं ना कहीं उसी नेकलेस पर आकर अटक चुकी थी। गौतम उस नेकलेस को देखकर अवनी की आंखों में आई गहरी चमक को देख रहा था। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी अवनी के लिए वो नेकलेस खरीद ले। अजी ये तो बहुत ही रेयर पीस है, प्योर जोधपुरी डिजाइन, काम भी चोको, डिजाइन भी चोको। नहीं एक्चुअली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमारा बजट ना 50,000 तक ही है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, समेट क्यों रहे सब? तो क्या करूं, तने पैक करके दे दियो। अरे भाई जी, इतना महंगा गहना खरीदने की हैसियत ही कोनी तो मैंने पहले बता देती। हम का इतना महंगा महंगा सेट खुलवा दिए, पता ना कहां से आ जावा है। भाई समेट ले सब। अरे जब इतना बजट ही नहीं था आप लोग का तो पहले बता देते ना। ये पता है रेयर पीस है ये नेकलेस का। अरे हम क्या करें, जब से हम आए हैं ये साहब ज्वेलरी की ढेर लगाए जा रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या है? वाह जी वाह, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे हैं। मैंने तो घनी देर पहले ही खबर लग गई थी कि इनके जेब में पैसा ना होवे, बस महंगा सामान देखना है। बस हो गई तारी बात, कब से सुन रही हूँ। चल। अरे राजू, फोन लगा पुलिस ने। हमारी दुकान में आके हमारे कोई धमकी है? गौतम चलो हम चलते हैं। हाँ मैडम जाइए, जाकर इसी तरह टाइम बर्बाद कीजिएगा जैसे यहाँ किया। कैसी बातें कर रही है? अरे सर, इन लोगों का डेली का नाटक है। मैंने कल भी इनको एंटिक मार्केट में देखा था, वहां भी ये तोड़फोड़ कर रहे थे और पैसे देने की बारी आई तो वहीं से रफू चक्कर हो गए। तो ये लोग वही हैं? ओह, अब समझ में आया मुझको। जब बीबी को कुछ खरीदवा नहीं सकते तो बस महंगा महंगा नेकलेस देखना है और फिर से उसे चोरी करने का इरादा भी रखना है। वाह। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तुमसे किसने कहा कि मेरी खरीदने की औकात नहीं है? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है के?
खरीद सके तो ला दे पीसे। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। सेठ जी, मेरी गलती है, मुझसे ही गलती हुई है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा बजट सिर्फ 50,000 है। अगर आपके पास 50,000 की कोई ज्वेलरी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से। अरे मैडम जी, ये बात कोनी, हमारे पास हर प्रकार का गहना से। चल भाया, दिखा दे सस्ता वाला। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया, जिसकी कीमत 60,000 थी। माँ, इसकी पेमेंट कर दो। अवनी नेकलेस पैक करवाकर गीता को देखने लगी। पूरा मूड खराब कर दिया उस मनोज गौतम की वजह से। सीना फुला के इतने बड़े शॉप में लेके आए, जैसे तो उसकी जेब में पैसे हो। ये लो। गीता ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश काउंटर में जमा करवा दिए। ये लो, दे दे भाई। और शॉप से बाहर निकल गई। अनिल और अवनी भी उसके पीछे नेकलेस का बैग लेकर बाहर निकल गए, लेकिन गौतम अभी तक वहीं खड़ा शॉप ओनर को गुस्से में देख रहा था। क्या हो गया भाया, गई तेरी बींदड़ी? जब जेब में पैसा ना होए ना, तो आदमी को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हैं? ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके गुस्से का गुबार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा अवनी कार के बाहर उसका वेट कर रही थी। सर, चाबी। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। अब और क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? अंदर इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? तुम ही ले गए थे ना हमें इस महंगी शॉप में, अब पता नहीं और क्या नया। मॉम, प्लीज। दरअसल आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी थी, रात के लिए सब्जियां नहीं हैं। अब मार्केट जाए या कहीं भी जाए, हमें क्या मतलब? कम से कम कुछ देर तो इस मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। सच कह रहे। लेट्स गो। चलो बैठो। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया। सर, अभी बहुत सारे कस्टमर हैं, प्लीज आप बाद में आइए। मुझे वो 12 लाख रुपए वाला हार खरीदना है। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। के नेकलेस? भाया, थारो दिमाग अपनी जोरू के पर्स में छोड़ के आ गए हो के? मुझे तो लगता है इसके अंदर का जो मर्द है ना, अचानक अभी अभी जाग उठा है। अगर हंसी ठटोला हो गया हो तो काम की बात करें। तू सच में नेकलेस खरीदेगा? तेरी औकात नहीं है नेकलेस खरीदने की। मेरी औकात क्या है तुम ये सोच भी नहीं सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बन के आया। ए, बहुत हो गई इसकी चेचे। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंक दो इसे। अब तू जाएगा सीधे पुलिस स्टेशन। ये जो शॉप है ना, इस पूरे मार्केट का बहुत नामी शॉप है। अगर एक भी आवाज दी ना मैंने, तो लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे और तेरे साथ क्या क्या करेंगे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। सबसे पहले तुझे यहाँ के लोग मारेंगे और फिर पुलिस स्टेशन में तुझे ले जाके पुलिस मारेगी। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। हेलो मुंशी जी, शॉप नंबर 105, ओल्ड सिटी, अजीत नगर। आपके पास 10 मिनट है यहां पहुंचने के लिए। किसको फोन किया था? कोई सुरमा को किया था क्या, कि जो आएगा और तुझे बचा के लेके जाएगा? वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा।
सेल्समैन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडों का। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी सामने खड़ा है। अरे इन लोग की जाति कुछ ऐसी होती है, चोरों चक्कों को क्या फर्क पड़ता है। देखो तो सही कैसे खड़ा है सीना तान के। शॉप के हर कोने में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाली तमाशे का इंतजार था। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गई। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर खड़े हो गए। उसी वक्त एक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी जी को शॉप में आते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई दिया। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। हम अगर नहीं, आप इस छोटी सी दुकान में क्या करें? मुंशी जी, इस इंसान को मेरी औकात देखनी। ये कहते ही गौतम सामने खड़ा सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या गौतम अपनी सच्चाई बताएगा? आखिर क्या होने वाला था अब शॉप पर? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।